चलिए ठीक है, निकालिए मैथ की किताब, अभी देखा जाएगा क्वेश्चन। क्या हो गया? मैथ का कॉपी निकाल नहीं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए फिर शुरू करते हैं इसको। कितना आ रहा है? ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य ₹500 है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है इस सवाल में हमें, जो हमारा 16.2/3% दिया है ना, इसको रेशियो बनाएंगे, अनुपात में बनाएंगे तो क्या होगा? कहेंगे सर जी इसका वैल्यू हो जाता है 50/3 होगा। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। 16 3 48 2 50, नीचे 3 है ये है। हल करेंगे 50 दूनी 1/6 आएगा क्या? ठीक है, बेचने पर हानि हो रहा ना। अच्छा, जब पढ़ेंगे लाभ हानि तो यहाँ पर क्या होगा? एक क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ही कहते हैं हम लोग लागत मूल्य, अंग्रेजी में कहते हैं कास्ट प्राइस, यही होता है ना। उसके बाद जो देगा और जो हानि दिया है तो ऊपर क्या होगा? हानि होगा। बेचने पर हानि हो रहा है ना, तो एक हानि दिखा रहा है, लाभ पे होगा तो लाभ होगा। अब बताइए, कोई चीज है, किसी चीज का लागत मूल्य है, लागत मूल्य है 6 रुपया, आप 1 रुपया घाटा में बेच रहे हैं, कितना में बेचेंगे? 5 रुपये में। कहेंगे सर विक्रय मूल्य आपका होगा, विक्रय मूल्य आपका 5 रुपये होगा क्या? ठीक है, कह रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया 500, कितना दिया है? 500, कितना से गुना किया होगा? 100 से, तभी तो 500 आएगा। यहाँ भी गुणा कर दिया किससे? 100 से, कितना आ जाएगा? 600। यानी कि इसका लागत मूल्य, ठीक है, लागत मूल्य आ जाएगा 600। 600 इसका आंसर हो जाएगा। कितना रुपये का हानि होगा? 100 रुपये का, क्योंकि एक का हानि हो रहा है तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, ये 100% लगाएंगे, वहां से भी लगेगा लेकिन बहुत कठिन हो जाएगा। इसको रेशियो से लगाते हैं, क्योंकि कैसे पता चला रेशियो लगाना है? क्योंकि जो डाटा है, ये परसेंटेज जो दिया है कठिन दिया है ना। कठिन का मतलब है कि ये फ्रैक्शन में रहेगा, आसान का मतलब है 10%, 20%, ठीक है, इस तरह रहेगा। ठीक है, हो जाएगा ना, ये आसानी था। ये फ्रैक्शन हम याद करवाएंगे जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सोल्व करिए इसको आप लोग। ऑप्शन में 1200, 1400, 1500, नॉन ऑफ द 1500, 1500। ये सब सवाल अगर रेशियो से बनाएंगे आप लोग, ठीक है, हालांकि हर चैप्टर में कुछ सवाल ऐसे होंगे जो रेशियो से ही लगेगा। बेसिक के साथ साथ रेशियो भी इस्तेमाल करेंगे, 100% का इस्तेमाल करेंगे, एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? 6.2/3% है ना, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 6×3 = 2, 20/3 लिख सकते हैं। परसेंटेज का मतलब है कि गुणा कर दीजिए, ठीक है,
परसेंटेज का मतलब है कि यहाँ गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो 1/100 होगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 हो जाएगा ना, कहेंगे 1/15, ठीक है। तो यानी कि ये नीचे क्या होगा, लागत मूल या क्रय मूल, या इंग्लिश में कहते हैं कास्ट प्राइस, ठीक है। ऊपर क्या है, लाभ हो रहा है तो लाभ लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 16 रुपया, ठीक है, किसी चीज का लागत मूल्य है 16 रुपया है, आप चाह रहे हैं उसको बेचना 1 रुपये लाभ में, तो कितना में बिकेगा, ठीक है, ये 15 है ना, ये ठीक है, ये 15 है, ये 15 है, 1 रुपये में लाभ बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में हो जाएगा, ठीक है। इसी का वैल्यू दिया ना, 1600 दिया था, ठीक है। इससे भाग देंगे तो कटेगा 100 बार में, ठीक है, यानी 100 से गुणा करेंगे 16 में 1600 आ जाएगा, यानी 15 में गुणा करेंगे 100 से तो आपका आ जाएगा 1500, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, कितने रुपये का लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो जाएगा, कहेंगे सर लाभ हो जाएगा आपका 1 रुपये का, और जब गुणा करेंगे इसमें 1 यूनिट का 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो हमारा अनुपात किसी संख्या से किसी एक अनुपात में गुणा करेंगे तो इसी संख्या से सभी अनुपात में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तब उसका मान बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना चीज, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो इसको हम मिटाते हैं। कोई भी चीज जिसका लागत मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया से जितना भी बढ़ाएंगे उतना परसेंट का क्या होगा, लाभ होगा। कोई भी चीज अगर जिसका लागत मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया से जितना इसका विक्रय मूल्य अधिक करेंगे, 100 रुपया अगर जो है तब, जैसे मान लीजिए 110 कर दिए आप, इसका मतलब 10 बढ़ा है ना, तो 10% लाभ हो जाएगा आपका, 100 रुपया अगर जो है तब, ठीक है। 120 हो गया तो कितना हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अनुपात देखते हैं। अनुपात कह रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। क्या इस दोनों अनुपात में अपने पास से गुणा कर सकते हैं आप, कहेंगे हाँ सर, ठीक है। तो 100 रुपये की चीज़ कितना में गया, 110 में 10 का, यानी परसेंटेज में क्या हो जाएगा, 10% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बार देखते हैं, कोई चीज़ 10 रुपये का था, 11 रुपया हो गया, 10 रुपये का चीज़ है, 11 रुपये में बिक रहा है, तो कितने रुपये का लाभ होगा, 1 रुपये में, कितने पर, 10 पे। अब 1/10 है, अगर इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, कोई अनुपात है, अनुपात को परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, यानी 10%, ठीक है। ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, ठीक है। हमारा CP है, CP मतलब कास्ट प्राइस, ये हमारा SP है, यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये जो हमारा A का है, ये हमारा क्या है, P है, यानी प्रॉफिट। ये तो आसान था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नहीं समझ में आएगा तो वो पूछते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको सोल्व करिए आप लोग, तब तक इसको मिटाते हैं हम। कितना आ रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, %6 आ रहा है, 6% है, 6 से 1/2% है, 8% है, 8 से 1/2% है। चलिए ठीक है, कह रहा है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का
9/25 है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 9/25 है। देखिए 9/25 है, ठीक है, 9/25 अगर जो है तो नीचे वाला हमेशा क्या होगा साधारण ब्याज में, मूलधन होगा हमारा, मूलधन। ठीक है, अब इसके पहले क्या दिया है, साधारण ब्याज मूलधन का कितना है 9/25, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज है ना, तो साधारण ब्याज आगे दिया है, तो यानी कि जो ये वाला है साधारण ब्याज को दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि आप 25 रुपये लगाएं, मूलधन है, तो आपको ब्याज मिलेगा कितना रुपया, 9 रुपया। टाइम कितना है, 6 वर्ष। आपसे आर पूछा है, ठीक है, तो कि इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, ऐसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन साधारण ब्याज सूत्र लिख देते हैं। सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये वैल्यू इस पर रख के लगाइए, देखिए लग रहा है क्या, जिनका नहीं आ रहा है। आपको ये पता नहीं कितना है ना, आपको 25 रुपये मान लेना है, ये पता नहीं कितना रुपया है, लेकिन इसको 9 रुपये मानना है। रेशियो में जो होता है एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है, इसे 4 से गुणा करेंगे तो ये भी 4 से गुणा करेंगे तो 100 रुपया हो जाएगा, तो 36 रुपया हो जाएगा। इस सूत्र को लिखकर, ठीक है, और जब आपके पास काला कलम होगा ऐसे बात बना लीजिएगा, नहीं होगा तो बगल में मांग लीजिएगा। आप लोगों को काला कलम बांट दे रहे हैं हम, आ रहा है, चलिए ठीक है, देखते हैं। तो कहेंगे सर जी मूलधन हमारा है, मूलधन हमारा है, यहाँ तो दिखा रहा है, इसमें देखिएगा 25, ठीक है, टाइम है 6, आर पूछ रहा है बटा 100, साधारण ब्याज क्या है 9, बराबर करेंगे ना, ठीक है। तो कहेंगे सर जी काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौको, ठीक है, 3 दूनी 3 त्रिका, 2 दूनी, अब जो त्रिज्य गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, 6 बराबर आर, यानी R% बराबर 6%, यानी आपका 6% आंसर हो जाएगा। यहाँ तो दिखा रहा है इसमें, ठीक है, 6% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, एक और चीज समझते हैं। अगर आपका मूलधन, मूलधन मतलब होता है P, इसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा टाइम, ठीक है। अगर जो आपका मूलधन 25 है, SI कितना है, साधारण ब्याज क्या है 9 रुपया है, तो इस मूलधन को किसी तरह 100 करिए। जब आप 100 करेंगे तो कहेंगे सर 4 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 4 से गुणा कर दीजिए। जब मूलधन आपका 100 रुपया हो गया, ब्याज हमारा आपका कितना 36 हो जाएगा ना, 36 हो गया। तो इस कंडीशन में जब भाग देंगे आप किससे, T से, तो आपका क्या निकलेगा, R निकलेगा, ठीक है, तो दर प्राप्त होगा। ठीक है, किसमन ब्याज में ना, ब्याज में भाग देने पर, ब्याज में तो 36 है। जब ये मूलधन क्या हो 100 होगा तब होगा ना, तो 36 है, 36 में किससे भाग देंगे, T से, T कितना है 6 है, 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा 6, क्या होगा ब्याज आएगा, क्या होगा दर आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 6, यानी कि दर क्या होता है परसेंटेज में होता है, यानी परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, किसी भी कोई भी मूलधन है उसको 100 बना दीजिए, उसके SI में, उसके ब्याज में, उसके T से भाग देंगे तो R आएगा। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं आप, अगर आपके पास SI में R से भाग देंगे तो T आता है, SI में T से भाग देंगे तो क्या आएगा, R आएगा। ठीक है,
साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा ये चीज़। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कितना? चलिए देखिए इसको, ऑप्शन में दिया है 8%, 11/1/2%, 12/1/2%, 12/1/4%। ठीक है, ऑप्शन में है। चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाले संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर है। ठीक है, साधारण ब्याज जो है कितना है? 25/16 है। इसको क्या मानेंगे आप? मूलधन मान सकते हैं ना। इसके पहले क्या दिया? साधारण ब्याज ना, तो क्या होगा? साधारण ब्याज होगा। ठीक है, और लास्ट में कह रहा है जो आपका समय है वो दर के बराबर है। कहने का मतलब अगर जो आप 10 साल के लिए कोई राशि लगाएंगे तो कितना परसेंट रहेगा? 10%। 5 साल के लिए कोई राशि लगाएंगे तो कितना समय के लिए लगेगा? कितना दर पर रहेगा? 5%। ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर जो आपको आर निकालना ना तो इसको आर मान लीजिए, इसको भी आर मान लीजिए, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। समझ पा रहे हैं? समय होगा दर के बराबर है, समय दर के बराबर है। समय दर के बराबर है कि मान लीजिए मैं 10% पे कोई चीज़ दे रहा हूँ मूलधन। ठीक है, 10% दे रहा हूँ तो इसका मतलब कितने साल तक दूंगा? इसके बराबर होगा तो 10 साल के लिए। ठीक है, लास्ट में क्या कह रहा है? यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हैं। यदि दर प्रतिशत और समय को निरूपित करने वाली संख्या क्या आपस में बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि अगर जो आपका समय है और क्या है? दर है, जब इसको बराबर करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा इसका भी वैल्यू दोनों क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, यानी अगर जो इसको x साल के लिए लगा रहे हैं तो x% पर लगाएंगे। ठीक है, ये 10 साल के लिए लगा रहे हैं तो कितना होगा? 10% होगा। हमसे दर पूछा ना, जो पूछेगा उसी को मान लेंगे, यानी कि आर लगाएंगे, आर समय के लिए तो क्या होगा? R% होगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे आप? मूलधन हो गया P। ठीक है, सूत्र क्या कहता है? P गुणे R गुणे T/100 बराबर ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो P का वैल्यू क्या रखेंगे? P का वैल्यू हमारा है, ये हमारा ऐसा ही है, तो P का वैल्यू रख दीजिए आप 16। R का वैल्यू R रख दीजिए, लेकिन R का वैल्यू, T का वैल्यू जो होगा T होगा R के बराबर होगा ना। इसका वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? इसका वैल्यू RA रखना पड़ेगा। T R के बराबर है, R T के बराबर है, तो अगर R आपसे पूछा है तो RA को रखेंगे, अरे लेकिन T का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? R के बराबर है तो उसको भी RA रखेंगे। बटा क्या हो जाएगा? 16। अब ब्याज कितना दिया है? 25। इसको हल करिए, देखिए आ रहा है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कहेंगे सर जी आएगा हमारा R²
बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 25 गुणे 100/16 होगा। इसको करीम करिए, इसको करीम करिए, देखिए क्या वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, इसको यहाँ हल करते हैं। जब हल करेंगे तो हो जाएगा r गुणे r बराबर 5 गुणे 5, ठीक है, उसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 बटा क्या हो जाएगा 4 गुणे 4। जब दोनों को करीम करेंगे आप कहेंगे सर एक r बार आएगा, तो यहाँ से एक 5 आएगा, यहाँ से एक 10 आएगा, यहाँ से एक 4 आएगा, ठीक है। इसको काट दीजिए 2 से, तो हो जाएगा 2, एक कितना हो जाएगा 5, यानी कि हो जाएगा r बराबर 25/2। 25/2 का मतलब क्या होता है 12.5, यानी कि 12 सही 1/2%। अच्छा, इसमें समय पूछेगा, समय कितना आएगा? हाँ, क्योंकि r बराबर है t के, तो 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 12.5 वर्षों के लिए लगाया गया था राशि, ठीक है। ये थोड़ा सवाल लास्ट लाइन था, ये इसको कब समझना था हमको। समय और दर को, समय और दर कोई भी चीज़ आपके बराबर है, इसका मतलब है कि अगर जो मान लीजिए योग्यता में हम आपके बराबर हैं, इसका मतलब हम 10 पास हैं, तो आप कितने पास होंगे? आप भी 10 से पास होंगे, तभी तो बराबर होगा कोई भी चीज़। मान लीजिए हम हमारे पास खेती में आपसे बराबर हैं, हमारे पास अगर 10 कट्ठा है तो आपके पास कितना होगा? 10 से कट्ठा होगा। तो यहाँ पर r बराबर था, यानी दर बराबर था समय का, समय बराबर है दर का, तो 12.5% आया है, यानी 12.5 वर्ष टाइम आएगा, ठीक है। समझ में आया ना? ठीक है, ये साधारण ब्याज का सवाल है, ठीक है, जब पढ़ेंगे वहाँ से समझेंगे अच्छे से। और चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। की प्रतिशत वार्षिक दर है, ठीक है, इसको सोल्व करिए, तब तक इसको मिटाते हैं। कितना आ रहा है? चलिए इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। मूलधन क्या होता है? मूलधन क्या होता है जानते हैं आप लोग? मूलधन होता है जो राशि आपके पास है, आप किसी को दे रहे हैं, वो होता है हमारा मूलधन, ठीक है। मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, इसको P से दर्शाया जाता है। उसके बाद आता है मिश्र धन। मिश्र धन अमाउंट होता है A, ठीक है। कोई राशि है, आप 100 रुपया किसी को दिए हैं, ठीक है, अब ब्याज के बाद हो गया 110 रुपया, तो ये हमारा मिश्र धन हो गया, ठीक है। इसमें ब्याज कितना होगा? 10 रुपया, ठीक है, साधारण ब्याज होता है। सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं इसको, SI दर्शाते हैं। बाकी एक दर होता है, R हो गया, एक समय होता है। पूरा साधारण ब्याज में इतना ही होता है, ठीक है। टाइम हो गया। अब कह रहा है कोई राशि आप किसी को दिए हैं, ठीक है, कोई राशि किसी को दिए हैं, जमा किए हैं, तो हो गया कितना हो गया? 7/6 हो गया, 7/6 गुना हो गया। इसका मतलब होता नीचे हमेशा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल मतलब मूलधन होगा,
मूलधन होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 100 रुपया किसी को दिए हैं, वो 100 रुपया 120 रुपया हो गया है, इसका मतलब हो गया कि हमारा मूलधन बढ़ा है। तो मूलधन जो बढ़ेगा, मूलधन में ब्याज भी रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। यानी कि 7 रुपया हमारा मिश्र धन हो गया, यानी 6 रुपया लगाए 7 रुपया हो गया ना, तो मिश्र धन दिखा रहा है। तो ब्याज कितना होगा, 1 रुपया। तो कहेंगे सर जी ये हमारा पी हो गया मूलधन, ठीक है, ये हमारा ए हो गया अमाउंट, ये हो गया हमारा एसआई हो गया। तो हम लगाए थे 6 रुपया, हो गया 7 रुपया, यानी ब्याज मिलेगा 1 रुपया, ठीक है। जब इतना हो जाएगा तो हमारा सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहेगा कि एसआई बराबर पी गुड़े आर गुड़े टी बटा 100, पी आर टी अपान 100 होता है ना। ब्याज कितना है, 1 रुपया, पी कितना है 6 रुपया, आर कितना है, आर नहीं, आर पूछा है कितने समय में हो रहा था, समय दिया होगा ना, 3 वर्षों में, 3 वर्षों में ना, टाइम दिया 3 वर्ष। तो टाइम रख लिख दीजिए यहाँ पर, यहाँ 3 रख दीजिए बटा 100 कर दीजिए। इसी को हल करिए, देखिए क्या रहा है, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 100 बटा 18 बराबर आर। इसको काटिए, देखिए कितना आ रहा है। ऑप्शन में दिया है 5 सही 5 बटा 9%, 18%, 6 सही 5 बटा 9%, 25%, ठीक है। 9 से 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 50, 9 5 45, हाँ 5 सही 5 बटा 9% हो जाएगा हमारा आर, ठीक है। पूरा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, इतना भाई खत्म हो जाएगा। बस इसमें अलग क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, यहाँ साधारण ब्याज दिया है, वहाँ पर देगा चक्रवृद्धि ब्याज, बस ये एक लाइन अलग होगा, बाकी पूरा इतना ही पूछेगा। सबसे कठिन चक्रवृद्धि ब्याज को माना जाता है अर्थमेटिक में। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से आप लोग। हाँ वो पढ़ाएंगे, टेंशन ना लीजिए आप। 19-20 क्वेश्चन आया था ना वहाँ से। जैसे नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, डेट जरूर 10-20 दिन का समय मिलेगा आपको, उसी को शुरू कर दिया जाएगा। आप लोग दौड़ा भी करिए, क्या पता पहले परीक्षा दौड़ ही करा दें लोग, ठीक है। चलिए एक और सवाल लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको सोल्व करिए तो मिटाते हैं हम। कितना आ रहा है, तीनों संख्याएं हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 8, 12 तथा 16। ऑप्शन बी कह रहा है 16, 24 तथा 32। ऑप्शन सी कह रहा है 12, 18 तथा 24। ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त कोई नहीं, उपरोक्त कोई नहीं या इनमें कोई नहीं। सोलह 24 32 है ऑप्शन में, 8, 12, 16 भी ऑप्शन में, 64 नहीं है, 32 है। 16, 24 तथा 32 ऑप्शन बी है। चलिए ठीक है, सवाल के बाद देखते हैं। कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2 संबंध 3 संबंध 4 है, यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं कौन सी हैं। योगफल मतलब जोड़ना होता है ना, ठीक है। अच्छा, दो संबंधे
3 संबंधित 4 है ना, तो यहाँ पर x माना जाता है। x क्या है माना जाता है, देख लीजिए। अगर जो किस दो संख्याओं का योग मान लीजिए 70 है, ठीक है, उस संख्याओं का अनुपात है 3 संबंधित 4, ठीक है। तो जब x मानेंगे, ठीक है, चाहे ऐसे कर लेते हैं, वो संख्या रहा होगा 30 और 40, इसको जोड़ेंगे 70 आ जाएगा ना। अब इसको काट देते हैं, ठीक है, 3 संबंधे 4, काटे किससे, 10 से काटे है ना, 10 भाग देंगे तभी तो होगा 3 संबंधे 4 के अनुपात में। तब इसको जब x मानेंगे आप, ठीक है, इनका योग 70 था, यहाँ तो पता चल रहा था, कहाँ जोड़ेंगे 70 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पता चल रहा है क्या कि कितना था योग, तो कह रहा है इसका योगफल 70 था। तो जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 70, तो x के बराबर कितना हो जाएगा 10। जिस संख्या से काट कर इसको छोटा किए हैं, उस संख्या को प्राप्त करने के लिए इस संख्या के बगल में हम x मानते हैं, ठीक है। जिस संख्या को आप काट के छोटा किए, जिस संख्या से संख्या काटे थे 10, इस 10 को प्राप्त करने के लिए इसके बगल में x से गुणा करेंगे, यही x जाके बताएगा कि हाँ ये संख्या क्या था, 10 था। तो यहाँ भी आप क्या मानेंगे, x मानेंगे, मान लिए ना आप लोग x। जब x मान लिए आप लोग, तो इसको मिटा देते हैं। अब जैसा कह रहा है वैसा करना है, ठीक है। सवाल में कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है, यदि उनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब ऐसे तो होगा, यही होता वर्ग, ठीक है। जब वर्ग कर दिए 2x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर, जब उनके वर्गों का योग मतलब जोड़ेंगे ना, अनुपात उनके वर्गों का योगफल 1856 आ रहा है। ये आपका समीकरण बन गया, इसको हल करिए, यहाँ से x का वैल्यू आएगा। जब इसको हल करेंगे तो कहेंगे सर जी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, x स्क्वायर होगा प्लस 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर होगा, 4 के स्क्वायर 16 ना, x स्क्वायर बराबर 1856। कहेंगे सर जी यहाँ दोनों जगह x स्क्वायर स्क्वायर है, तो इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 25 29 आ रहा क्या, 29x स्क्वायर बराबर 1856, ठीक है। इसको 29 से काटिए, देखिए कट रहा है क्या, x स्क्वायर बराबर 1856 बटा 29, जब इसको काटेंगे तो कटेगा 64 बार में ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो गया आपका x स्क्वायर बराबर 64। इस पर घात है, घात को हटाने के लिए हमें क्या करते हैं, या तो 1/2 से इस पर घात चढ़ा दीजिए या फिर इसको कड़ीम कर दीजिए। जब कड़ीम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 8, कितने का वर्ग है 8 का ना, तो x का वैल्यू आ गया 8, ठीक है। तो संख्याएं क्या है, तो संख्याएं आपका है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर कर दिया ना, संख्याएं थे, तो संख्याएं था 2 गुणे 8 का वैल्यू, x का वैल्यू 8, 3 गुणे x का वैल्यू 8, 4 गुणे x का वैल्यू 8, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 16 24 32 आएगा ना, वो संख्या इसी अनुपात में होंगी, ठीक है। जैसे जैसे सवाल में कहा है वैसे वैसे करते जाइए, सवाल अपने आप लगता जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखिए आप लोग। अच्छा नोट करना है, कर लीजिए। समझ में आ गया ना ये चीज, जैसे जैसे सवाल में कहे वैसे वैसे करिए, सवाल अपने आप आसान होता चला जाएगा। ये दिमाग में नहीं लाइए कि सर जी ऐसे पूछेगा तो क्या होगा, घन कर दे, वर्ग कर दे, या वर्गे नहीं किया तब क्या होगा, सबका एक नियम होता है ना। हो गया, चलिए लिखिए नेक्स्ट सवाल। बहुत सही, चलिए इसको तब तक देखिए आप लोग, सॉल्व करिए, तब तक इसको मिटा लेते हैं।
कितना आ रहा है, ठीक है। कह रहा है दो संख्याएं दो संबंध 3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं हैं। दो संख्याएं दो संबंध 3 के अनुपात में है, ठीक है। इसको x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसका योगफल यानी कि जोड़ेंगे, योगफल मतलब जोड़ना है। योगफल कितना आ रहा है 125, तो 125 कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 5x होगा क्या 125 हो जाएगा। x यानी 5 से काटेंगे कितना कटेगा 25 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 25। जब x का वैल्यू 25 आ गया कहेंगे सर 2 गुणे x, ये हो जाएगा 3 गुणे x। x का वैल्यू क्या रखा 25, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 तिया 75, तो ये हो जाएगा संख्याएं, ठीक है। ऐसे सवाल आए ना तो आप लोग ऐसे भी हल कर सकते हैं। दो संबंधे 3 है, ठीक है। मान लीजिए पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। अगर पहली संख्या पूछ रहा है तो कुल संख्या क्या है 125 है, तो टोटल संख्या लिख लेंगे जो टोटल होगा, हो गया ना। फिर गुणा करना है। अगर जो पहला पूछ रहा है तो पहला ऊपर कर लेंगे, नीचे हमेशा टोटल आता है, तो टोटल कितना दिख रहा संख्या जोड़ेंगे तो 5 कर लीजिए, क्या हो जाएगा 25, 25 दूनी 50, यानी हो जाएगा पहला संख्या 50 बराबर पहली संख्या हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, दूसरी संख्या हो जाएगी 125 कर लेंगे, दूसरा निकालना है, दूसरा लिखेंगे, नीचे हमेशा टोटल आता है, टोटल संख्या क्या हो जाएगा 5। यहाँ से भी हल करेंगे, सेकंड वाला आ जाएगा, यानी हो जाएगा 25, 25 तिया 75 बराबर दूसरी संख्या, ठीक है। ये अगर जो आप सीख जाएंगे तो ये आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे लगा देंगे आप, ठीक है। दोनों को जोड़ कर पहले भाग देंगे, दोनों को जोड़ कर पहले भाग दे देंगे। मान लीजिए दोनों को जोड़े 5 से भाग दिए, 25 बार कट गया, 25 दिमाग में है, पहला पूछेगा 25 दूनी 50, दूसरा पूछेगा 25 तिया 75। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखिए आप लोग। देखिए 3 कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, ये सबसे आसान है। और जब लगाएंगे तो हमको लग रहा है कि 10 सेकंड में लग जाएगा सवाल, 10 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है। सवाल पढ़ने के बाद आप 5 से 10 सेकंड में लगा देंगे, बाकी पढ़ने में जितना समय लगे आपको। ठीक है, रेशियो मेथड का अप्लाई करेंगे तो ये 5 से 10 सेकंड में सवाल लग जाएगा। जितना सवाल आप पढ़ रहे हैं सारा सवाल बेसिक से लगेगा, लेकिन बेसिक में समय लगेगा, ठीक है। 100 आ रहा है, कितना आ रहा है ऑप्शन में 100 है, 120 है, 150 है, 104 है, ठीक है। कह रहा है 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या दिया, 2 संबंधे 3 संबंधे 5 है, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र, यानी यहाँ भी 20 छात्र, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यानी 20 छात्रों का क्या होगा, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना। वृद्धि के बाद जो अनुपात हो रहा है वो हो रहा है कितना, 4 संबंधे 5 संबंधे 7, ठीक है। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2 संबंधे 3 संबंधे 5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4 संबंधे 5 संबंधे 7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। अब देखिए कल हम लोग पढ़े थे ना, कितना वृद्धि हो रहा है यूनिट में 2, यहाँ कितना हो रहा है 2, यहाँ भी कितना हो रहा है 2। जब सभी जगह 2 हो रहा है तो कह सकते हैं कि 20 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि यहाँ 2 वृद्धि हो रहा है, वहाँ 20 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो 1 बराबर 10 वृद्धि वाला है, ये वृद्धि के बाद है ना। ये क्या होगा, वृद्धि से पहले,
ठीक है, 1 बराबर 10 है तो इन सभी को जोड़ लीजिए। पहले जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी कक्षाओं में कितने लोग हैं, जोड़ेंगे 10। कहेंगे सर जी 10 यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 10 यूनिट का वैल्यू 10 से गुणा कर दीजिए। कहेंगे सर 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा हमारा 100। कितने छात्र हैं, 100 लोग, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लग नहीं जाएगा 10 सेकंड में सॉल्व पढ़ने के बाद, थोड़ा दिमाग में काम करेगा तो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। वृद्धि जितना यूनिट होगा, यहाँ जितना होगा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। यहाँ 20 वृद्धि कर रहा है तो 1 बराबर 10 होगा। इसको जोड़ेंगे, कुल छात्रों की संख्या है 10 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 10, 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, हमारा 100 आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना रहने देते हैं, रीजनिंग भी देख लेते हैं।